आज की टॉप इंटरनेशनल अपडेट पर ध्यान दें तो एक तरफ ब्रिटेन है जो चुनाव जीतने के लिए भारत के कश्मीर को घसीट लाया है, तो वहीं यूरोपियन यूनियन को भारतीय कंपनियों से अब डर लगने लगा है। इसी के साथ ही चीन की नाक के नीचे भारत और श्रीलंका का मेगा प्रोजेक्ट राम सेतु फाइनल स्टेज की बातचीत पर आ चुका है। ऐसी कुछ खास अपडेट जानने के लिए तैयार हो जाइए। जहां पहली अपडेट रूस से निकल के आ रही है, जहां भारत को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ये खबर डिफेंस से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत ने रूस से S-400 खरीदे हैं ताकि भारत चीन और पाकिस्तान की नापाक कोशिशों का मुकाबला कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये भारत का गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी यूक्रेन से ऐसी अपडेट मिली है जहां 12 करोड़ रुपए की मिसाइल ने 10,000 करोड़ रुपए के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। दरअसल ये खबर पिछले हफ्ते सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली ATACMS रॉकेट से रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्रीमिया में नष्ट कर दिया है। और ये घटना रूस के लिए भी एक बड़ा झटका है और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है जिन्होंने S-400 सिस्टम खरीदा है। बता दें कि ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम अमेरिका द्वारा निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और ये 1991 से सेवा में है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है। वहीं ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन ने S-400 को नष्ट करने के लिए ATACMS मिसाइलों का किस प्रकार उपयोग किया है, क्योंकि यूक्रेन रूस का पुराना दुश्मन है, जिसकी वजह से वो उसके हर हथियार को स्टडी करने में लगा है, किसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। वहीं उसने S-400 में कुछ सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया हो। वहीं भारत के लिए ये चिंता वाली बात इसलिए भी है क्योंकि 6 साल पहले रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की मेगा डील साइन की गई थी और ये घटना रूस के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि S-400 सिस्टम का उपयोग मॉस्को और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब ये सिस्टम 40 से 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को आसानी से इंटरसेप्ट और नष्ट कर सकता है। फिर भी ATACMS ने इसे नष्ट कर दिया। अब यहाँ भारत के साथ ही साथ अल्जीरिया, चीन, तुर्की ने भी S-400 खरीदा है। अब चिंता इनको भी हो रही होगी। वहीं भारत को इस डील को पूरा करने के बाद कई और कदम उठाने होंगे ताकि इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जिसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम या स्पाइडर रेडार के साथ इसको जोड़ा जा सकता है ताकि इसकी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की जा सके। इससे ये तो अब साफ हो जाता है कि देश को अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अन्य उपायों पर भी ध्यान देना होगा ताकि इस तरह की कोई भी परेशानी दस्तक दे तो भारत उसका मुकाबला कर सके। वैसे आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को S-400 के बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है या देशी हथियारों को बनाने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? वहीं दूसरी बड़ी अपडेट श्रीलंका से आ रही है, जो लंबे समय से राम सेतु के बनने में अड़चन बना हुआ था। आज उसने ऐसी अपडेट दी है जो चीन को हिंद महासागर में डुबाने का काम करने वाली है। दरअसल श्रीलंका और भारत राम सेतु के निर्माण में शुरुआती चरणों की बातचीत को अंतिम रूप देने वाले हैं, जहां भारत ये कोशिशें 1955 से कर रहा है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से बार बार इसको रोक दिया गया। बल्कि 2015 में भारत सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को फाइनल करने की पेशकश भी की थी, लेकिन श्रीलंका की विपक्षी दलों ने फिर से विरोध किया। लेकिन अब इसके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। इसी के साथ ही हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध बनाकर और राम सेतु का निर्माण करके भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने वाला है। इससे चीन को यह संदेश जाएगा कि भारत इस क्षेत्र से पीछे नहीं हटने वाला है। साथ ही राम सेतु बनने से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक अहम व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरेगा, जो चीन के वर्चस्व को ध्वस्त करने का काम करेगा। यही नहीं, भारत के इस कदम से भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। इससे इस क्षेत्र के अन्य देशों को यह संदेश जाएगा कि भारत उनके विकास में एक विश्वसनीय सहयोगी बन सकता है और यही चीन के आक्रामक रवैये के विकल्प में काम करने वाला है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट ब्रिटेन से निकल के आ रही है और अब ये लग रहा है कि ब्रिटेन अपनी जीत के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है, क्योंकि हाल ही में यानी कि 4 जुलाई 2024 को ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें वो भारत के संवेदनशील मुद्दे उठाकर जीत के प्रयासों में है।
दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन में पाकिस्तान का प्रभाव तेजी से बढ़ता दिखा है। तो अब इनकी संसद में यूके से जुड़े मुद्दे नहीं बल्कि भारत के कश्मीर मुद्दे को शामिल करना अहम हो जाता है, क्योंकि जिसने ये मुद्दा उठाया उसकी लाठी हो जाती है और फिर जैसे चाहे चुनाव का रुख मोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब ब्रिटेन की संसद में भारत पाकिस्तान के मुद्दे ही ज्यादा चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के पेट में जोर का दर्द होने लगा है। बता दें कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद मार्को लोंगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर भी उगला है। ब्रिटेन के सांसद मार्को लोंगी ने यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर की आवाज मैं बनूंगा और इसको लेकर उसने एक लेटर भी जारी किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये ऋषि सुनक की पार्टी से आते हैं। वहीं लोंगी ने ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों से कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देने की अपील की है, क्योंकि वही संसद में भारत के खिलाफ जाकर कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे। लोंगी ने भारत सरकार पर कश्मीर पर लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वे संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। अब देखिए, इनको भारत की ज्यादा पड़ी है, जबकि ये अपने देश को सही से नहीं चला पा रहे हैं। उनको मुद्दे भी भारत से लेने पड़ रहे हैं। जैसा कि जस्टिन ट्रूडो को पता है कि खालिस्तान का मुद्दा सिख समुदाय के लिए संवेदनशील है, इसलिए वे इसका फायदा उठाते हुए सिख वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। जबकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिमों की संख्या पहले से कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है, इसलिए वहां कंजर्वेटिव पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब लोंगी को ब्रिटिश भारतीयों को अलग थलग करने के प्रयास के लिए माफी मांगनी चाहिए। खैर, ऋषि सुनक की पार्टी के सांसद को अपनी जनरल नॉलेज सुधार लेनी चाहिए और ये याद कर लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और भारत को छेड़ने का मतलब ब्रिटिश सांसद को पाकिस्तान से जाकर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि भारत जिसके पीछे पड़ जाता है उसको गिराकर ही दम लेता है। वहीं चौथी बड़ी अपडेट यूरोपियन यूनियन से निकल के आ रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो भारत से रेस में हारने वाला है। और ऐसा ना हो, इसके लिए यूरोपियन यूनियन भारत की कई कंपनियों पर फाइबर केबल यानी कि OFC के निर्यात पर टैरिफ लगा चुका है। और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भारतीय कंपनियां कम दामों पर फाइबर बेच रही थी, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन को भारतीय कंपनियों की बढ़ती ताकत से अब चिंता होने लगी है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ भारतीय OFC निर्माताओं पर 8.7% से लेकर 11.4% तक के टैरिफ लगाए हैं, जहां HFCL लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी HTL लिमिटेड को छूट दी गई है। वहीं यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि भारतीय कंपनियां कम कीमतों पर OFC बेच रही हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ साफ दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव से डर रहा है और उसकी कंपनियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन पहले ही नेचर को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को डेवलप कर चुका है और अब वो ऐसे टैक्स और ड्यूटी लगा रहा है जिससे वो अपना सामान तो दूसरे देश बेच लेता है, लेकिन जब बात भारत जैसे देशों की आती है तो उसको एनवायरनमेंट की दुहाई देने लगता है। और ऐसा ही कुछ यूरोपियन यूनियन टेक्सटाइल और फुटवेयर के साथ भी करने वाला है। इसे आप यूरोपियन यूनियन का दोगलापन कह सकते हैं, क्योंकि अगर सिंपल टैक्स यूरोपियन यूनियन लगाता तो भारत WTO के पास जा सकता है। ऐसा ना हो तभी वो एनवायरनमेंट की दुहाई दे रहा है। और जैसे कि यूरोपियन यूनियन का भारत से व्यापार घाटा है, इसको बैलेंस करने के लिए वो इस तरह के कदम उठाने में लगा है ताकि वो भारत की बराबरी कर सके। वहीं अभी WTO की बात करें तो वो खुद अपने मुद्दे सुलझाने में लगा है, जिसकी वजह से भारत खुद यूरोपियन यूनियन को जवाब देगा और वो भी टैरिफ का बदला टैरिफ से। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वैसे यहाँ आपको क्या लगता है, यूरोपियन यूनियन ऐसे ही जवाब से मानेगा या कोई और रास्ता निकालना होगा?